नमस्कार, मेरा नाम संदीप है, फेलिक्स हॉस्पिटल से। और हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर सौम्या मित्तल, न्यूरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। हमने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं और उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। पहला क्वेश्चन लेते हैं दिविशा अग्रवाल। वो पूछते हैं कि आर देयर एनी लाइफस्टाइल फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स। देखिए, ब्रेन जो है वो एक बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। हम जो भी करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो ब्रेन से हो रहा है। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो पूरा टाइम 24 घंटे काम कर रही है। हम सो रहे हैं उस समय भी ब्रेन जो है वो फंक्शन कर रहा है जी। तो इसकी फैसिलिटी के लिए, इसको हेल्प करने के लिए हमारी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। डेफिनेटली लाइफस्टाइल जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो डाइट होती है वो, आपका जो एक्सरसाइज लेवल्स हैं वो, मेंटल एक्सरसाइजेस जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो लाइफस्टाइल है वो हमारे ब्रेन की हेल्थ पे बहुत असर डालता है। एज इन इटसेल्फ एक ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो हमारी ब्रेन पे असर करता है। बट हैविंग सेड दैट, ब्रेन की देखिए एज के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, वो सभी को बढ़ना है। एज ऑफ नाउ मेडिकल साइंस में एज कम करने का, रोकने का, रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। पर तब तक जो बाकी है चीज़ें हैं, अच्छी डाइट, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा एक्सरसाइज पैटर्न रूटीन, ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन की हेल्थ को हेल्प करता है। तो डेफिनेटली हमें अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना चाहिए। सो दिविशा, वो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रिधिका का। वो पूछती है कि व्हाट हैपन इफ ब्रेन नर्व्स आर वीक। देखिए, ब्रेन नर्व्स आर वीक तो है एक बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो ब्रेन से कर रहे हैं। अगर हम हाथ चला रहे हैं तो ब्रेन से चला रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मैं सोच के बोल रहा हूँ, मेरा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली मॉड्यूलेट करे कि कैसे हमारी टंग हिलनी चाहिए, कैसे मेरा गला मॉड्यूलेट होना चाहिए ताकि उससे आवाज़ निकले, कितना वॉल्यूम होना चाहिए। मैं हाथ हिला रहा हूँ बोलते समय, वो अब ब्रेन से ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ब्रेन का हर फंक्शन, बॉडी का हर फंक्शन ब्रेन से रिलेट हो रहा है। तो और हर फंक्शन के लिए एक अलग नर्व है। तो हम जो भी कर रहे हैं वो ब्रेन के थ्रू है। तो जो भी नर्व इफेक्ट होगी वो डिसाइड करेगी कि ब्रेन में क्या, हमारे बॉडी के फंक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है। अगर नर्व जो वीक होती है वो ऐसी है जो हाथ पैर का काम करने पर असर करती है, तो हमें हाथ पैर में वीकनेस मिलेगी, हाथ पैर में सुनपना, झंझनाहट मिल सकता है, सांस लेने में, देखने में, बोलने में दिक्कत आ सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ पर्टिकुलर नर्व्स होती हैं जो हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, तो मेमोरी लॉस हो सकता है। तो एवरीथिंग दैट वी डू जो वो ब्रेन से कंट्रोल्ड है। तो जब ब्रेन की वीक होगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर फंक्शन वीक होता जाएगा। कितना लॉस है, कितने नर्व्स डैमेज हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि उसके बेसिस पे सिम्टम्स आते हैं कि कौन से सिम्टम्स आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्या मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर साहब। खुशी यादव पूछती है कि विल अ सीटी स्कैन शो अ ब्रेन ट्यूमर। देखिए, ये बहुत एक टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि ब्रेन ट्यूमर जो है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी सारे जो छोटे वाले ट्यूमर्स होते हैं वो सीटी में मिस हो सकते हैं, एमआरआई में मिलते हैं। कभी कभी एमआरआई इतने छोटे होते हैं कि एमआरआई में भी मिस हो जाते हैं। तो यस, सीटी में एक लेवल के बाद हम देख सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ सीटी में मिल जाएगी। कभी कभी हमें एमआरआई पे जाना पड़ता है। काफ़ी बार एमआरआई ही हमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है कि ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांशी मावी पूछती हैं कि व्हाट ब्रेन डिजीज विद एज। देखिए, ब्रेन डिजीज़ विद एज ऑलमोस्ट सारी ही बीमारियां हैं। मेमोरी लॉस, जिसका कॉमनली अल्जाइमर्स डिजीज़ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। हाथ पैर का हिलना, पार्किंसंस डिजीज़, ये भी एज रिलेटेड कंडीशन है। देखा जाए तो जो स्ट्रोक होता है, फालिज जिसको कहते हैं, वो भी एज रिलेटेड ही है, क्योंकि आपकी जो ब्रेन में खून पहुंचाने वाली आर्टरीज हैं वो वीक हो जाती हैं, तो वो भी एक तरह से ब्रेन रिलेटेड ही है। ब्रेन के मैं बोलूँगा जो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स हैं, हमारी जो पेरिफेरी में, हाथों पैरों में नर्व्स हैं, वो भी उसी से रिलेटेड हैं। उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको सुनपना, झंझना, टिंगलिंग, नमनेस, ये सब मिल सकता है। चलने में वीकनेस आ सकती है, कोऑर्डिनेशन में वीकनेस आ सकती है। तो डेफिनेटली ब्रेन डैमेज एज के साथ होता है।
एक्यूमुलेट होता है डैमेज। एक ब्रेन का जो रिजर्व होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में, पैदा होते हैं, उसके बाद जब हम अपनी एजुकेशन में जाते होते हैं, हर आदमी के पास अपना ब्रेन में एक रिजर्व होता है, जो एक बफर होता है कि इतना चाहिए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है। वो रिजर्व धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, और एक लेवल के बाद जब वो रिजर्व ख़त्म होता है तो फिर हमारे सिम्टम्स ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एविडेंटली नज़र आने लगते हैं। रूप पूछते हैं कि एनी स्पेसिफिक फूड्स दैट आर गुड फॉर हेल्थ एंड वी शुड ऐड इन आवर डाइट। डेफिनेटली अगर हम फूड्स में बात करें, नॉन वेज वेज दोनों में बात कर, फूड्स ऐसे जो हमें हेल्प करते हैं। नॉन वेज में फ़िश इज़ सपोज टू बी वेरी गुड फॉर अस। फ़िश अगर हम खाते हैं वो एक अच्छी, पर उसकी मात्रा कितनी खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यस, फ़िश लेना एक अच्छा वो होता है। वेजिटेरियन फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में हाई रखें। अगर आप स्पेसिफिकली ये इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन डाइट, और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डैश डाइट। ये दोनों एक डाइट के पैटर्न्स हैं जो डेवलप करे गए हैं, जो प्रोपोगेट करे जाते हैं कि ये फॉलो करने से हम अपनी जो ब्रेन हेल्थ है उसको बहुत अच्छे से हेल्प यूज़ कर वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्रेन के साथ साथ हार्ट की भी ये दोनों डाइट्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो ये डेफिनेटली होता है। क्या नहीं खाना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विच इंक्लूड्स रेड मीट, फैट्स, ये सब सारी चीज़ें जितना कम हो उतना अच्छा होता है। नायरा सिंह पूछते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट स्लीप फॉर ब्रेन हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। हमारा ब्रेन जब हील करता है तो वो ड्यूरिंग स्लीप हील करता है। तो अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो, ब्रेन की हीलिंग कम होगी। दूसरी चीज़, जब आप सोते हैं आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। डिप्रेशन अगर आप नहीं सोते बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो। स्टडीज दिखाते हैं कि अगर हम ठीक से नहीं सो रहे हैं तो शुगर्स भी बढ़ते हैं, और शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब हमारे जो ब्रेन की हेल्थ है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो डेफिनेटली स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। And Meenakshi Pant is asking about the lifestyle factor that can promote the brain diseases and ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में बहुत बात कर चुके हैं कि लाइफस्टाइल में हमारे पास जो डाइट, मैंने अभी बोला कि खाने पीने में क्या करना चाहिए, वो हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, वो मेंटल एक्सरसाइजेज, ये तीनों चीज़ें लेके हमें अपने आप को एक मेंटेन, अच्छी लाइफस्टाइल में मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रेस जहाँ तक हो सके कम होना चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर्स अच्छे से कंट्रोल होने चाहिए। डेफिनेटली एक अच्छी लाइफस्टाइल हमारी ब्रेन को अच्छा सपोर्ट देती है। Priya Pathib is asking about it is true that social interaction are important for brain health. Yes, सोशल इंटरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको दूसरी तरह से ही सोचें, अगर आप एक कमरे में अकेले बैठे हो, एक लेवल के बाद एक स्ट्रेस फैक्टर, डिप्रेशन आना चालू हो जाएगा जो आपको ब्रेन को परेशान करेगा। डेफिनेटली सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट होने में हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आप किसी से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, डिप्रेशन का लेवल कम हो सकता है। इनफैक्ट हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज़ का एक पैटर्न रहा है कि वी हैव ऑलवेज बीन इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप, उसका एक मेन प्रेशर पॉइंट ये था कि आपका एक पर्टिकुलर पर्सन पे प्रेशर नहीं बनता है। कोई भी आपका टेंशन है, यू कैन शेयर विद द एल्डर्स, आप उनको ओपिनियन दे सकते हो, आप अपने जो नेक्स्ट इन द फैमिली उनके साथ शेयर कर सकते हो, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो एक वो जॉइंट फैमिली वाला कंसेप्ट था, वो एक दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि हमारा जो एक इंटरेक्शन है वो हमें हेल्प करता है। डेफिनेटली सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना होगा उतना अच्छा होगा। कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर साहब हम लिंक्डइन से ले लेते हैं जी। जल्दी। शिशिर पूछते हैं कि डज क्रोनिक स्ट्रेस इम्पैक्ट ब्रेन हेल्थ। यस, स्ट्रेस जैसे मैंने अभी कहा, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, अगर लंबे टाइम तक चलता है, आपका दिमाग परेशान रहेगा, डेफिनेटली ब्रेन हेल्थ को परेशान करता है, डेफिनेटली ब्रेन हेल्थ ख़राब करता है। वी हैव टू फाइंड आवरसेल्व्स वेज कि जिससे हम अपना स्ट्रेस कम कर सकें। हर आदमी को अपना स्ट्रेस फैक्टर कम करने का एक ज़रिया ढूंढना चाहिए, चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू हो, चाहे रीडिंग के थ्रू हो। अपनी हॉबीज़ को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम देना बहुत ज़रूरी है। प्लस एक थोड़ा सा जो स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं कि आपको कितना स्ट्रेस लेना है, कितनी बातों को सोचना है, वो इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ के लिए हाँ बोल देना आंसर नहीं है। जो चीज़ आप जानते हो आप नहीं कर पाओगे या आप ठीक से उसको नहीं फॉलो थ्रू नहीं कर पाओगे, उसको ना बोल देना पहले से बेटर है। डेफिनेटली हो सकता है किसी को बुरा लगे,
बट आपका स्ट्रेस लेवल बेटर रहेगा। अगर आप स्ट्रेस में काम करोगे तो आप वैसे भी वो काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप उस चीज़ को मना करो। आप अपना एक एक्सरसाइज रूटीन पैटर्न फॉलो करें। एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। अपने हॉबीज़ को टाइम दीजिए, म्यूज़िक को टाइम दीजिए, रीडिंग की हैबिट को टाइम दीजिए। हमारे जो ये मोबाइल्स और स्क्रीन का है, ये लगता है हमें कि हाँ, हम शाम को जाके थोड़ा यूट्यूब देख ले रहे हैं, थोड़ा आराम कर ले रहे हैं। नहीं, जो हमारा एक इंटरेक्शन है, जो हमारा माइंड रिलैक्स करने का पीरियड है, ये उसको हेल्प नहीं करता है। टीवी आपका जो इडियट बॉक्स है, दैट इज़ नॉट अ हेल्पफुल स्क्रीन। आपको ये चीज़ हेल्प नहीं करेंगे। आपको एक इंटरेक्शन चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो पाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अभी मेंटल एक्सरसाइज के बारे में बात की, जी। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं जिससे कि ब्रेन इंप्रूव? देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स रहे हैं, कार्ड्स में है ना, ताश में बहुत सारे गेम्स हैं जो हेल्प बहुत शार्प करते हैं। चेस हो गया, फॉर दैट मैटर लूडो हो गया, हर चीज़ तो आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे गेम्स हैं। कॉमन नॉलेज है सुडोकू वगैरह। आजकल तो न्यूज़पेपर में वो लोग हर रोज़ एक प्रिंट करके देते हैं कि आप उसको एक्टिवली कर सकते हो। एनीथिंग दैट हेल्प दैट यू डू, ये इस टाइप के जो गेम्स हैं, ये हमारा जो ब्रेन का रिजर्व मैंने बोला था उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं, उसके इंटरकनेक्शंस को हेल्प करते हैं कि वो हमारे माइंड को एक्टिवली इंटरकनेक्ट करें। एंड दैट इज़ वेयर दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि जो वो आपस में इंटरेक्ट करने वाले न्यूरॉन्स हैं वो प्रोटेक्ट होंगे। जब वो प्रोटेक्ट होंगे तो हमारी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि आपका रिजर्व एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। दिविशा का क्वेश्चन ले लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज? देखिए, थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ अ मेडिकल क्वेश्चन। अल्जाइमर्स डिजीज के जो सिम्टम होते हैं वो कॉमनली माने जाते हैं मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस में भी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस जिसको बोलते हैं, कि आपको पुरानी चीज़ें याद रहेंगी, नई चीज़ें भूल जाते हो। तो आपका ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो अपने जो मूव करे हुए हैं, जैसे आज की सोसाइटी में स्पेशली जब हम देखते हैं, आदमी रहता था मान लीजिए किसी एरिया में, फैमिली उसकी मूव कर गई है, और उसके बाद एज के साथ वो भी बंदा जो है वो अपनी फैमिली के साथ मूव कर गया है। जब वो अपनी ये मेमोरी लूज़ करते हैं तो वो अपने पुराने याददाश्त में चले जाते हैं। तो उनको अपना पुराना घर चाहिए, अपने पुराने दोस्त चाहिए, अपनी पुरानी जो सराउंडिंग्स है वो चाहिए। पुरानी चीज़ें उनको याद रहती हैं, नई चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं, और उसी की वजह से वो लोग परेशान भी रहते हैं, और उसी की वजह से फैमिलीज़ भी काफ़ी परेशान होती हैं। तो सबसे क्रूशियल जो सिम्टम मेमोरी लॉस में, अल्जाइमर्स में है, दैट इज़ कि पेशेंट को नई चीज़ें नहीं याद रहती, पुरानी चीज़ें याद रहती हैं, और वो उसके ऊपर टारगेट करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम अगर ये है तो वी आर प्रोबेबली डीलिंग विद एन अल्जाइमर्स डिजीज़। हमें उसके बारे में एक बार कंसल्ट करना चाहिए। उसमें एज फैक्टर भी होता है डॉक्टर साहब कुछ? डेफिनेटली एज फैक्टर होता है। कॉमनली हम माना जाता है कि 50-55 के बाद अल्जाइमर्स डिजीज़ का बिगनिंग हो जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब रिसेंट ऑनसेट जो हमारे रिसेंट स्टडीज़ हैं वो ये भी दिखाती हैं कि 35, 40, 45 के आसपास भी ये बीमारी अक्सर स्टार्ट हो जाती है इन सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली एक जो उनके पास एक जेनेटिक बेसिस होता है, उनमें ये बीमारी जल्दी भी स्टार्ट हो सकती है। बट यस, कॉमनली 50-55 के बाद। कुछ क्वेश्चन फेसबुक से भी ले लेते हैं डॉक्टर साहब। ये क्वेश्चन मतलब रिपीट भी हो सकता है। तो गीतांजलि पूछती हैं कि व्हाट कैन आई डू टू कीप माय ब्रेन हेल्दी? देखिए, सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करा, एक अच्छी डाइट, एक अच्छा एक्सरसाइज पैटर्न, एक अच्छा एक्सरसाइज रेजीम, एक अच्छा आपका एक मेंटल हेल्थ का जो आपका एक्सरसाइज करने का रूटीन है वो, एक अपना पर्टिकुलर तरीका कि आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हो, अपना हेल्थ को मेंटेन रखना है। ओवरऑल आपकी जो हेल्थ मेंटेन करेगी वो भी अपने ब्रेन को हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली उस चीज़ को हमें यूज़ करना है। Keshav is asking, is there any difference between male and female brains? यस, होता है। अगर फिजिकली नहीं तो डेफिनेटली इमोशनली होता है। डेफिनेटली फ़र्क है। द वे मेल्स डील विद अ कंडीशन इज वेरी मच डिफरेंट विद द वे फीमेल्स डील विद अ कंडीशन। सेम सिचुएशन, अलग अलग पैटर्न होते हैं, और उसका एक रीज़न ये है कि जो हमारी वायरिंग है ब्रेन का, देखिए स्ट्रक्चर में भी इट माइट बी द सेम, कि ऊपर से देखने में सेम है, पर जो वायरिंग है वो फ़र्क होता है। जो आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनकी वायरिंग आपस में इंटरकनेक्शन बहुत फ़र्क होती है। तो डेफिनेटली उसके चलते फ़र्क हो सकता है, नो डाउट्स अबाउट इट। Megha Pant is asking, can memory loss be treated?
देखिए मेमोरी लॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पहले तो डायग्नोसिस पता करनी। मेमोरी लॉस इज अ सिम्टम, क्यों हो रहा है वो एक अलग बात है। तो पहले तो हमें देखना है कि मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है। यस, एडवांस कंडीशन में कभी कभी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, बट इनिशियली बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं माना जाता है, बट उसको छोड़ के बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आदमी को लगता है मेमोरी लॉस है और उसमें हम एक अच्छी हेल्प दे सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम मेमोरी लॉस का डायग्नोसिस कहाँ पहुँचा रहे हैं, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है। सिर्फ मेमोरी लॉस को टारगेट नहीं करना हमें कि मेमोरी लॉस का ट्रीटमेंट चाहिए। फर्स्ट वी नीड अ डायग्नोसिस कि मेमोरी लॉस क्यों है। बुखार आपको मलेरिया में भी हो जाएगा, टाइफाइड में हो जाएगा, डेंगू में हो जाएगा और कोविड में भी हो रहा है जी। पर हर एक चीज़ का एक इलाज अलग है। तो हमें पहले डायग्नोसिस को पकड़ना है कि हम किस डायग्नोसिस पे हैं और अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट आपको ऑफर कर सकते हैं। यस, मेमोरी लॉस की कुछ कंडीशन में ट्रीटमेंट नहीं है, बट कुछ कंडीशन में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निक्की का, कैन अ ब्लड टेस्ट डिटेक्ट ब्रेन डिसीज? देखिए दिस इज नॉट अ सिंपल येस एंड नो क्वेश्चन या वन टेस्ट सर्व्स ऑल वाला क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि इट डिपेंड्स कि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं और कौन सा डिजीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्ट्रोक की बात करूँ तो स्ट्रोक में आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हो, कौन सा डिजीज़ सोच रहे हो, है ना। से एपिलेप्सी है तो एपिलेप्सी का टेस्ट ही अलग है, उसमें हमें ब्लड टेस्ट एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में चाहिए, वरना हमारा एक टेस्ट का सेट ही अलग है। वी डोंट नीड अ ब्लड टेस्ट, वी नीड अ सेपरेट टेस्ट। अब जैसे अभी किसी ने पूछा था कि ब्रेन ट्यूमर के लिए सीटी करना है, तो हमें ब्रेन ट्यूमर में ब्लड टेस्ट नहीं चाहिए, उसमें हमें सीटी या एमआरआई चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि हम ब्रेन हेल्थ में क्या चीज़ सोच रहे हैं, अकॉर्डिंगली ब्लड टेस्ट हमें प्लान करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर साहब। सौरभ सिंह पूछते हैं कि हाउ कैन आई मैनेज एंड रिड्यूस स्ट्रेस विच कैन इम्पैक्ट ब्रेन हेल्थ? देखिए पार्ट में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं। फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में म्यूज़िक, अपनी रीडिंग, हॉबीज़, इन सबको टाइम दीजिए। अपना स्ट्रेस बांटिए, उसको जहाँ तक हो सके कम करिए। हमारे अपनी खुद की एबिलिटीज़ पता होनी चाहिए और हमें उसी हिसाब से अपने आप को लेना चाहिए। अगर आज का जॉब प्रोफाइल देखें, बहुत सारे लोग अपने कैपेबिलिटी से बाहर जाके काम कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, वो उससे बाहर जाकर ज़्यादा जाके काम कर रहे हैं। अगर मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी है कि मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए और मैं उसको रिड्यूस करके 3 घंटे 4 घंटे में काम कर रहा हूँ, मे बी वो पर्टिकुलर डे में निकाल दूंगा, पर वो 3 घंटा कि जो मेरा स्लीप डेफिसिट है वो जाके मेरे ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करेगी, है ना। तो आपको अपनी एबिलिटी पता होनी चाहिए और अपने को उसी हिसाब से हमें स्ट्रेच करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग नो, कि ये वाला काम हम मेरी कैपेबिलिटीज़ में नहीं है, ये वाला काम मुझे नहीं करना है, तो वो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट कम करेगा। एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमारे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ऑन एन एवरेज अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में हो, वर्कआउट कर रहे हो, यू मीट सम पीपल, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। इंटरेक्शन से आप अपनी कंडीशन भी डिस्कस करते हो, कभी कभी इतने अच्छे सोल्यूशन मिलते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता है, तो एक वो चीज़ भी हमें हेल्प करती है। तो डेफिनेटली इंटरेक्शन करना है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू स्टे हेल्दी। रेड मीट्स एंड हाई फैट डाइट अवॉइड करेंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट करें। अगर नॉनवेज का शौक़ रखते हैं तो थोड़ा बहुत फ़िश में हम डील कर सकते हैं। फ़िश में डील करने का मतलब ये नहीं कि रोज़ फ़िश पे आ जाएं, यस, वंस इन अ फ़िश को यूज़ करें। डेफिनेटली ये चीज़ें हमें हेल्प करेगा। एक अच्छे हेल्थ लाइफस्टाइल को ओवरऑल हमें वो करना है, उसको कल्टिवेट करना है। आपने हमारे सारे फॉलोअर्स का क्वेश्चन का आंसर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।